तो अब कोटक महिंद्रा एएमसी के मैनेजिंग डायरेक्टर नीलेश शाह जुड़े हैं, उनसे समझते हैं कि मौजूदा बाजार उन्हें कैसे लग रहा है। नीलेश भाई, गुड मॉर्निंग। काफ़ी एक्सपेक्टेशन थी इस अर्निंग सीजन से, लेकिन पहली फोर्टनाइट देखकर लग रहा है कि इस बार भी शायद थोड़ा डिसअपॉइंटिंग रहेगा मामला। अनडाउटेबली अनुज भाई, अब तक जितनी भी कंपनीज के नतीजे आए हैं, ज्यादातर कंपनीज के नतीजे उम्मीद से थोड़े कम आए हैं। मिड कैप्स में अर्निंग्स ग्रोथ फिर भी अच्छा रहा, लेकिन बोथ लार्ज कैप और स्मॉल कैप में अर्निंग्स ग्रोथ उम्मीद से कम आया है। अब मेरे हिसाब से इस क्वार्टर की अर्निंग्स और इस पूरे साल की अर्निंग्स हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ दिखाएगी, एंड वो मार्केट की उम्मीद से थोड़ा कम रहेगा। तो फिर एक सेक्टर जहां पर फिर भी नंबर्स अच्छे लगे मार्केट को, एटलीस्ट रिएक्शन काफ़ी अच्छा था, वो थे प्राइवेट बैंक्स। एटलीस्ट जो बिग वंस हैं, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। एक्सिस में भले ही थोड़ा सा प्रेशर था, क्या ये अभी भी मार्केट को बचा सकता है? ये सेक्टर क्या अभी भी लीड कर सकता है? मतलब अनुज भाई, एक अगर क्रिकेट की परिभाषा में कहे तो T20 मैच अब टेस्ट मैच जैसा बन गया है। तो रन तो बनेंगे, लेकिन अगर आप पर ओवर रन रेट देखेंगे तो वो कम होता जाएगा। मार्केट में रिटर्न जरूर बनेगा, लेकिन बहुत ही मॉडरेट बनेगा, हाई सिंगल डिजिट या लो डबल डिजिट। मुझे डर ये लगता है कि लोग 20-25% रिटर्न की उम्मीद में आ रहे हैं, और उन्हें उस प्रकार का रिटर्न मिलने की गुंजाइश बहुत कम है। तो अगर आप टेस्ट मैच खेलना चाहते हैं तो इस मार्केट में रिटर्न मिलेगा। अगर आप T20 देखना चाहते हैं तो इस मार्केट में शायद आपको डिसअपॉइंटमेंट ही मिलेगी। आजकल जर्सी लोग T20 की पहनते हैं, लेकिन उतरना टेस्ट मैच पे ही पड़ता है। नीलेश भाई, हो ही हो रहा है आजकल, है ना। जर्सी उसी का शौक चढ़ गया। अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूँ नीलेश भाई कि ये PSU बैंक्स की प्राइस परफॉर्मेंस खल नहीं रही है आपको क्या? लुक एट SBI, इतना बड़ा इन्होंने वॉर चेस्ट तैयार किया, इतनी बड़ी कैपिटल रेज, बावजूद इसके स्टॉक सिंक हो रहा है। कुछ दिनों पहले इनकी FMC के साथ जो मीटिंग थी, उन्होंने कहा कि भाई आप अपनी जितने भी सब्सिडरीज हैं उसमें अपने एसेट्स को मोनेटाइज कीजिए। बतेरे ट्रिगर आए, लेकिन डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं स्टॉक्स अभी। PSUs पर आपका टेक क्या है? एक मार्केट में शॉर्ट टर्म भी होता है, लॉन्ग टर्म भी होता है। कई बार आप सोचते हैं कि अगर आप सब्सिडरीज को मोनेटाइज करें तो आपको फायदा होगा, बट ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपके पास सब्सिडरी की 100% वैल्यू रहती है तो उस सब्सिडरी का ग्रोथ आज नहीं तो कल आपकी बैलेंस शीट में, आपके मार्केट कैप में दिखेगा। मोनेटाइज करना शायद आपको एक शॉर्ट टर्म स्पाइक दे सकता है, बट 100% ओनरशिप रिटेन करना आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे सकता है। दूसरी चीज, मार्केट को शॉर्ट टर्म में डिमांड सप्लाई भी ड्राइव कर देती है। जब आप इतना बड़ा इश्यू करते हैं, जाहिर है कि आपके निवेशकों की जितनी रिक्वायरमेंट थी वो मीट हो गई, उनकी डिमांड सेटिस्फाई हो गई। तो अब वो शायद सेकेंडरी मार्केट में उतनी खरीदारी करने नहीं आएंगे जितनी पहले कर रहे थे। तो बड़ी सप्लाई के बाद एक प्राइस कंसोलिडेशन होना स्वाभाविक है। इसमें डिमांड सप्लाई का रोल ज्यादा है रादर देन फंडामेंटल्स। ठीक है, ये PSU बैंक्स पे आपका टेक हो गया। अब आते हैं आज की सबसे बड़ी, आई थिंक, जो डिप है जिस स्पेस में, वो है रियल एस्टेट। और पिछली बार भी नीलेश भाई आपने जो उदाहरण रियल एस्टेट को लेकर दिया था, जिस प्रकार के फ़ोन कॉल्स आपके पास आते हैं, यकीन मानिए मैं दिल्ली NCR का एग्जांपल दे रहा हूँ नीलेश भाई। मतलब पिछले 3 साल में जो प्राइस अप्रिशिएट हुए हैं, आज की तारीख में एक नया मकान खरीदना नामुमकिन है, स्पेशली मिडिल क्लास के लिए। ये प्राइस पर रियल एस्टेट एग्जैक्टली एज ए एसेट, दैट इज समथिंग डिफरेंट। लेकिन ये प्राइस आपको लगता है कि ये होल्ड कर पाएंगे जो एडवांटेज पिछले 1-1.5 साल में रियल एस्टेट को बाजार ने दिया है? हमें लगता है कि रियल एस्टेट एक कंसोलिडेशन फेज में जा रहा है। कमर्शियल रियल एस्टेट में डिमांड ज्यादा है बिकॉज ऑफ ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर एंड IT सर्विसेज डिमांड, बट रेसिडेंशियल रियल एस्टेट में दाम बढ़ने की वजह से लोगों के बजट से ये बाहर हो रहा है। ब्याज के दरों में कटौती हो रही है,
उससे थोड़ी रिलीफ हाउस बायर्स को मिलेगी। पर जिस तरह से दाम में बढ़ोतरी हुई है, आज ज्यादातर मिडिल क्लास लोगों के बजट से रियल एस्टेट खरीदना थोड़ा लंबा हो गया है। तो हमें लगता है कि एक प्राइस कंसोलिडेशन का ट्रेंड चालू होगा। बंबई जैसे शहर में रीडेवलपमेंट सप्लाई भी काफी है, उस वजह से भी दाम के ऊपर एक कंसोलिडेशन फेज आ जाएगा। और हमें लगता है कि इस वक्त रियल एस्टेट सेक्टर में वॉल्यूम में कटौती होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। जब भी हम रियल एस्टेट के डेटा स्पेशली बंबई जैसे शहर में देखते हैं, तो हमें ये याद रखना जरूरी है कि इसमें रीडेवलपमेंट की जो सेल्स होती है उसे भी वो सेल्स में काउंट कर लेते हैं। तो बेस वाइज वो थोड़ा ज्यादा लगता है जब रीडेवलपमेंट की सेल्स आती है, रियल सेल्स उतनी नहीं होती है। तो रियल एस्टेट सेक्टर इस वक्त मेरे हिसाब से थोड़ी सबड्यूडनेस में जाएगा। एट द सेम टाइम ये जो लोगों की जेब में पैसा जा रहा है टैक्स रिबेट की वजह से, ईएमआई के दरों में कटौती होने की वजह से, और 8th पे कमीशन के रिकमेंडेशन 2027 की शुरुआत में लागू होने से, ये सारी चीजें शायद लोग होम इम्प्रूवमेंट के ऊपर खर्चा करेंगे। कोई पेंट करेगा, कोई टाइल्स बदलेगा, कोई पाइप्स बदलेगा, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स लगाएगा घर में। तो रियल एस्टेट और होम इम्प्रूवमेंट सेक्टर, ये दोनों के बीच में डाइवर्जेंस आने की उम्मीद है। बिल्कुल। वैसे खैर इस पैनल में मिडिल क्लास में तो सिर्फ मैं और वीरू ही आते हैं, तो नरेश भाई तो उस लेवल को काफी पहले क्रॉस कर चुके हैं। अच्छा अनुज भाई नरेश बोले बगैर रहा नहीं जाता, बट आप कोटक म्यूचुअल फंड में एसआईपी करिए और अपने आप को अपग्रेड कर दीजिए। अच्छा चलिए ठीक है, एसआईपी वैसे खैर मेरी कंटिन्यू रहेगी। बिल्कुल आपने कहा तो एक कोटक में भी लगा देते हैं नीरज भाई, बिल्कुल। अच्छा नीलेश भाई, ये जो अच्छे नंबर आए वो आए ये न्यू एज कंपनी से। आपने इटर्नल के नंबर्स देखे होंगे, काफ़ी शानदार थे। पेटीएम के नंबर्स भी और एटलीस्ट मार्केट में तो काफ़ी शानदार माने। पेटीएम के नंबर्स भी, हालांकि आज प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन काफ़ी अच्छे लगे। क्या इस स्पेस में एक वापस रीलुक की ज़रूरत है? वैसे स्टॉक्स काफ़ी चल चुके हैं लोअर लेवल से। एक बात है कि विनर टेक्स इट ऑल, ये वाला माहौल न्यू एज सेक्टर में है। जो कंपनी नंबर 1 या नंबर 2 बनती है वही प्रॉफिट करती है। नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 के लिए शायद जगह नहीं रहती। ये जो कंडीशंस है विनर टेक्स इट ऑल, इसके लिए हम वाइड डाइवर्जेंस देख रहे हैं। कई अनलिस्टेड कंपनी लेट्स से क्विक कॉमर्स के अंदर अपना धंधा सिकुड़ रही है, लॉसेस बढ़ रहे हैं। बट जो लिस्टेड कंपनीज है क्विक कॉमर्स के अंदर, उनके परफॉर्मेंस बहुत अच्छे हो रहे हैं बिकॉज कंपटीशन कम हो रही है। तो न्यू एज सेक्टर में अनुज भाई, आपको हमेशा उस कंपनी पे ध्यान रखना पड़ेगा जो जीत सके, और जीत के लिए जरूरी है कि आपके पास डीप पॉकेट्स हो या ऐसे स्पॉन्सर हो जो आपको हर समय मदद कर सके। ये सेक्टर लीडर के लिए है, फॉलोअर के लिए नहीं है। बिल्कुल। तो इस समय नीलेश भाई आपका कंफर्ट कहाँ पर है? कहाँ पर आप इस समय दाम लगा रहे हैं? अनुज भाई, कंफर्ट लेवल थोड़ा कम ही है, एंड हमारी कोशिश यही रही है कि जिसमें वैल्यूएशन कंफर्ट हो उस क्षेत्र की तरफ निवेश करें। तो एक सेक्टर है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस। जैसा मैंने पहले बताया, इनकम टैक्स रिबेट, ईएमआई दर की कटौती, 8th पे कमीशन के रिकमेंडेशन, जीएसटी टैक्स के रिडक्शन होने की संभावनाएं, और पेट्रोल डीजल प्राइस पंप लेवल पे गिरने की उम्मीद, ये सारी चीजें कुछ लोगों की जेब में पैसा रखेगी। अब ये लोग कहाँ पे पैसा खर्चा करेंगे, वहां पे वॉल्यूम ग्रोथ और वैल्यू ग्रोथ दोनों दिखेगा। हम उस सारे क्षेत्र में निवेश करने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे इन पैसों से खरीदारी होगी। दूसरा सेक्टर फाइनेंशियल सर्विसेज है। धीरे धीरे हमें लगता है कि लोग रियल एस्टेट से फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की तरफ निवेश करेंगे। रियल एस्टेट का शायद जो एक रिटर्न फेज था, अब कंसोलिडेशन फेज में जा रहा है। तो फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस, चाहे बैंकिंग हो, असेट मैनेजमेंट हो, इंश्योरेंस हो, एनबीएफसी हो, यहाँ पे कोशिश कर रहा है कि अच्छे वैल्यूएशन पे अवेलेबल कंपनीज में निवेश कर सके। बैंकिंग और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, ये हमारे
कंसेंसस कॉल है। आईटी में थोड़ा कॉन्ट्रा कॉल है, आईटी शेयर्स की काफी गिरावट हुई है, बट हमें लगता है कि मिड कैप आईटी कंपनीज में शायद अभी भी गुंजाइश है आउट परफॉर्मेंस की। वह लोग एआई को अच्छी तरीके से लिवरेज कर रहे हैं, अपने क्लाइंट्स के लिए अब वो सस्ता और फास्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, और इसके लिए इनमें वॉल्यूम ग्रोथ अभी भी आ रहा है। तो मिड कैप आईटी एक ऐसी स्पेस है जहां पे हम लोग सोच समझ के निवेश कर रहे हैं। ओके, मीनवाइल एमसीएक्स रखिएगा क्योंकि वो ट्रेडिंग वापस स्टार्ट हो गई है, स्टॉक भी ग्रीन में आया, लग रहा है कि वो एक टेम्परेरी ग्लिच थी जिसकी वजह से कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था और वहाँ पर ट्रेडिंग वापस शुरू हुई। एमसीएक्स इस समय रेडार पर। नीलेश भाई, कैपिटल मार्केट्स से जुड़े स्टॉक्स पर आपका क्या व्यू होगा? देखिए, एक स्टॉक जहाँ री रेटिंग हुई वो था HDFC AMC, और वो जेन स्ट्रीट के मामले के बाद और ओवरऑल अगर आप देखें सेबी की इतनी सारी सख्ती के बाद F&O के वॉल्यूम्स डेफिनेटली नीचे आए हैं, जबकि वो म्यूचुअल फंड के फ्लोज अभी भी इंटैक्ट हैं। क्या एक मार्केट में एक शिफ्ट है, थोड़ा सा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से शिफ्ट होकर म्यूचुअल फंड्स की तरफ? ऑब्वियसली आपके लिए तो म्यूजिक टू ईयर्स होगा, लेकिन क्या ये क्योंकि ये लिस्टेड स्टॉक्स है सारे के सारे, क्या ये एक अप्रोच हो सकती है यहाँ पर? सो अनुज भाई, इसमें आपका और वीरू भाई का योगदान बहुत जरूरी है। ऐसे बहुत सारे क्विक मनी एडिक्ट जिसे कह सकते हैं कि उन्हें रातों रात अमीर होना है। कोई एफएनओ में स्पेक्यूलेशन करता है, सेबी कहती है भाई 9 आउट ऑफ 10 आदमी स्पेक्यूलेशन में एफएनओ ट्रेडिंग में लॉस करते हैं, पर 10 आउट ऑफ 10 ये बिलीव करते हैं कि हम तो 1 आउट ऑफ 10 है, 9 आउट ऑफ 10 तो कोई और है। यही लोग फिर क्रिप्टो में ट्रेडिंग करके भी नुकसान करते हैं, पॉन्सी स्कीम में ट्रेडिंग करके निवेश करके भी नुकसान करते हैं, गेमिंग खेल के भी नुकसान करते हैं। इन सारे लोगों को हमें एसआईपी की डायरेक्शन में लाना है। मुझे लगता है कि सुबह का भूला शाम को घर जरूर लौट आएगा। हर जगह पे नुकसान करने के बाद लोगों में अकल आ जाएगी और वो सही तरीके से निवेश करने के पाठ सीखने लगेगा। तो आई विल से कि कैपिटल मार्केट में ऐसे क्षेत्र में निवेश करिए जहां पे इन्वेस्टर का भला हो, मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर का भी भला हो। अगर ऐसे सेक्टर में जाएंगे जहां पे स्पेक्यूलेटर की हमेशा कटौती होगी, वो कुछ समय के लिए जरूर चल पाएगा, बट कहीं ना कहीं तो क्विक मनी एडिक्ट अपनी गलतियां समझ लेगा और सुधारने लगेगा। तो भले थोड़ा समय लगे, बट ऐसे क्षेत्र में निवेश करिए कैपिटल मार्केट में जहां पे इन्वेस्टर पैसा बनाएगा। अच्छा नीरज भाई, बहुत संक्षेप में आंसर दीजिएगा। इसके बाद में दूसरा सवाल मेरा अभी बना हुआ है, ये NSDL का IPO आएगा, आपको लगता है कि अभी डिपॉजिट स्पेस में भी जैसे अभी बहुत स्पेस है, मतलब ये भी वेल्थ क्रिएट करके देगा, लगता है आपको? अनडाउटेबली जैसे जैसे लोग निवेशक बनेंगे वैसे वैसे डिपॉजिटरीज का ग्रोथ भी बढ़ता रहेगा। एंड ये तो ऑलिगोपोली सिचुएशन है, 2 डिपॉजिटरी है, और आज जितने 20 करोड़ के आसपास डीमैट अकाउंट है, आज नहीं तो कल ये 40 करोड़ होंगे, फिर 60 करोड़ होंगे, फिर 80 करोड़ होंगे, फिर 100 करोड़ होंगे। तो जैसे जैसे लोगों की समझ बढ़ेगी, निवेशकों की संख्या बढ़ेगी, डिपॉजिटरीज को फायदा रहेगा। चलिए, एक सेंस मैंने आपको इस IPO को लेकर भी दे दिया। अच्छा, अगर आप नीरज भाई कोविड से लेकर अब तक इस 5 साल के सफ़र को देखें, हर स्टोरी बनी, फिर कोलैप्स भी हुई, फिर उठ के खड़ी भी हुई। फार्मा आप देखिए डायग्नोस्टिक स्पेस को, आप देखिए IT को, लेकिन 2 स्टोरीज अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, स्टेबल हैं। आप एक हेल्थ केयर में हॉस्पिटल स्पेस को देखिए, आप होटल्स को देखिए। इस बार आप ITC होटल्स के नंबर्स को आई होप आपने देखा होगा बहुत अच्छी तरीके से। ये 2 स्पेस आपको लग कैसी रही हैं, होटल्स और हॉस्पिटल्स दोनों? सो हॉस्पिटल में वीरू भाई मेडिकल टूरिज्म के आने की काफी संभावना है। लोगों को पता है कि भारत में क्वालिटी हेल्थ केयर सस्ते दाम पे और सही समय पे उपलब्ध है। बाहर की दुनिया में जाए तो 6-6 महीने वेट करना पड़ता है रूट कैनल कराने के लिए, MRI स्कैन कराने के लिए। हमारे यहाँ पे ये चीज 24 घंटे में अवेलेबल है। तो हमें लगता है कि हॉस्पिटल और होटल, ये दोनों सेक्टर में अभी भी गुंजाइश काफी अच्छी है। इनके वैल्यूएशन दमदार है। फ्यूचर ग्रोथ को
काफी हद तक डिस्काउंट कर रहे हैं, तो आप इन क्षेत्र में निवेश जरूर कर सकते हैं, लेकिन रिटर्न की एक्सपेक्टेशन मॉडरेट करनी पड़ेगी। ऑल राइट नीलेश भाई, शुक्रिया बहुत बहुत आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और एज ऑलवेज अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। चलिए इस शो को